हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टिकटॉक क्लासेस में स्वागत है। अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने जो भर्ती पीएनपी प्रयागराज द्वारा जारी की गई है, उसका शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि जूनियर हाई स्कूल में दो पदों पर ये भर्ती परीक्षा की जाएगी। पहला पद प्रधान अध्यापक का होगा और दूसरा पद सहायक अध्यापक का होगा। आइए हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों पर को डिस्कस करते चलते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी मिल जाएगी इस एक वीडियो में ही। और ये संज्ञान में लेने के लिए बात कही गई है सरकार के द्वारा 22/1/2011 के संदर्भ को, यानी 22/1 से ही आप लोगों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप ये मान के चलिए। और एक एक बिंदु पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी संदेह की स्थिति ना पैदा हो और आप अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगा पाएं। और चलिए पहला बिंदु देख लेते हैं कि पहला बिंदु कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती व सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। और सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर भी स्नातक स्तर का होगा। आपकी जो शैक्षिक अर्हता है वो स्नातक होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान्य व मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। मतलब आपको भाषा का टीचर बनाया जाएगा, विज्ञान का टीचर बनाया जाएगा, गणित का टीचर बनाया जाएगा और सामाजिक विषय का टीचर बनाया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, आप लोगों के लिए भर्ती आखिरकार सरकार ने निकाल ही दी है। और देखते हैं आगे क्या है कि सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु वही जानकारी इन्होंने दी गई है। और भाषा हेतु प्रधान अध्यापक का भी पद लिया जाएगा। आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र किस विषय का होगा? सामान्य ज्ञान का होगा, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। और भाषा, सामान्य ज्ञान, विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित में किसी एक खंड, मतलब आपको इन चारों में से किसी एक खंड को ही चयन करना है। भाषा में जो आपका भाषा का पेपर होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक चीज आप तैयारी करेंगे तो आपको अपनी तैयारी को पूरे फोकस के साथ अपने सब्जेक्ट से जुड़ के करना है। आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ लेना है। आपको अपने जो भी आपके एग्जाम में आने वाला है, जो भी आप तय कर रहे हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, उसी को आपको केवल चयनित करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको भाषा, सामान्य अध्ययन, विज्ञान और गणित में से केवल एक खंड का चयन करना है। और जो लोग भाषा का चयन करेंगे उनके लिए भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला संस्कृत है, दूसरा हिंदी है और तीसरा अंग्रेजी है। तो आपको इन तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनना है। तो इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होंगे जो कि अनिवार्य होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। और हम लोग अगला देख लेते हैं कि बिंदु 3 कहता है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल में भर्ती नियमावली प्रधान अध्यापक के पद चयन हेतु शैक्षिक। अच्छा, यहाँ प्रधान अध्यापक की बात की गई है। प्रधान अध्यापक का जो भी मेरे भाई बंधु और बहने फॉर्म भरेंगे प्रधान अध्यापक के पद हेतु, उनकी शैक्षिक अर्हता भी स्नातक के स्तर की ही मांगी गई है। परंतु आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे 5 वर्ष का अतिरिक्त शिक्षण अनुभव भी मांगा गया है जो लोग प्रधानाध्यापक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान देना होगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 5 वर्ष आपको सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होने चाहिए या फिर प्राइवेट विद्यालय में। बस आपको 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव माना गया है। किसी भी विद्यालय में आप मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय में जहां भी आपने प्रधानाध्यापक का पद या फिर शिक्षण कार्य किया है, वहां से आप 5 साल का अपना एक वर्क एक्सपीरियंस बनवा कर तैयार कर लीजिए और आपकी तैयारी मुस्तैदी से होनी चाहिए। एक भी चीज आपको छोड़नी नहीं है। और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो इन्होंने जो अगला पॉइंट इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि बिंदु 4, 5, 6 में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली के प्रावधान के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 में प्राविधानित शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। ये इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता दूं, ये बेसिकली ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस नियमावली के लिए जो आपको जरूरी है वो है टेट जूनियर के लिए, या फिर आपके पास जूनियर का सी-टेट होना चाहिए। ये नियमावली कहती है कि टीचर की अर्हता जो है वो होनी चाहिए, जो भी व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है उसके पास। तो आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर का, और जूनियर का ही आप या फिर आपको जूनियर का ही सी-टेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप क्वालिफाइड हैं। और उसके बाद 7वां पॉइंट ये दिया गया है कि जो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं और जो असहायता प्राप्त, मतलब जिनको जो एडेड हैं, जिन्हें सरकारी सहायता नहीं भी मिल रही, जो उस तरीके से चल रहे हैं विद्यालय, उन दोनों में ही ये भर्ती परीक्षा के तहत जो भी शिक्षक चयनित होंगे उन्हें भर्ती दी जाएगी। और इसमें ये निदेशालय के स्तर का आप देख रहे हैं कि निदेशालय के स्तर से ये परीक्षा की जाएगी। तो इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इससे एक आप कह सकते हैं कि पारदर्शिता आ जाती है, क्योंकि प्रदेश स्तर की परीक्षा है और उसे किसी मंडल या जिला प्रभारी के हाथों में नहीं सौंपा गया है, निदेशालय स्तर की है। और आखिरी पॉइंट देख लेते हैं कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। इससे आप समझ सकते हैं कि टीईटी की जो परीक्षा है 2020 की, वो इस भर्ती परीक्षा के बाद में होगी। और इस भर्ती परीक्षा की तिथि जो है अभी हम आगे देखेंगे कि 11 अप्रैल 2021, यानी कि आपकी ये मान के चलिए कि इसका रिजल्ट जो है 11 मई 2021 तक आएगा। और उसके बाद ही मुझे लगता है कि उसके दरमियान या उसके बाद ही मई में या जून में आपकी जो टेट की परीक्षा है, जो मेरे
शिक्षा मित्र साथी जो बच्चे बीएड और बीटीसी अभी कर रहे हैं उनको मई या जून में ही टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। हालांकि यह पूरी तरह से सरकार के हाथ में पहले भी हो सकती है। हमारे चर्चा का विषय ये नहीं है, हम अपने विषय में आते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक की घटनाएं, यानी कि पूरा करंट अफेयर आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का देखना है। और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको देखना है, भारत का भूगोल देखना है। एक डिटेल में भी इस पूरी जो भी आपको दिया गया है सिलेबस, वो पूरा डिटेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि, आर्थिक और सामाजिक विषय, आर्थिक और सामाजिक इकोनॉमिक्स जो भी आपको पढ़नी है, उसमें सतत विकास पढ़ना है, गरीबी अंतर जनसांख्यिकी पढ़नी है, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव पढ़ने हैं, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी संबंधी विषय यानी जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, यानी आपको पूरा ईवीएस को भी आपको ध्यान में देना है। ये बहुत जरूरी विषय हो जाता है क्योंकि आजकल ग्लोबल वार्मिंग और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ हमारी जो सरकारें हैं वो इतनी अच्छे से इस पे काम कर रही हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे मैं आपको स्पेशली कहना चाहूंगा, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पकड़ के चलिएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। उसके बाद रीजनिंग के कुछ टॉपिक दिए गए हैं कि एनालॉजीज, असर्शन, रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग एक्सेट्रा, ये सब आप देख लेंगे। और चलिए खंड खा में आप देखते हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक हेतु। ये डिटेल्ड एक सिलेबस हो जाएगा आपके साथ कि हिंदी में आपको हिंदी साहित्य और भाषा का साहित्य पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, अपठित गद्यांश पद्यांश पढ़ना है, प्रमुख लेखकों और कवियों का सामान्य परिचय। तो आप यहाँ प्रमुख लेखक कैसे छाटेंगे, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूं कि आप कक्षा 1 से लेकर के आप कक्षा 12 तक के जो भी कवि और लेखक हैं सरकारी किताबों में, जो आपकी किताबें चल रही हैं, आप बस उन्हीं को फॉलो कर लीजिए, आपका काम हो जाना है। और इसके अतिरिक्त आपको जो भी जानकारी यूट्यूब और आपकी टेक्स्ट बुक से मिलती रहे वो आप इकट्ठा करते रहिए, लेकिन मिनिमम आपको इतना कर लेना है। जो भी आपके 1 से 12 तक के कवि और लेखक हैं उनकी जीवनी एक बार देख लीजिए, उनका सामान्य परिचय देख लीजिए, उनकी प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, और उनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं। अगर आप कहेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप एक अपना मैसेज छोड़िए, आप कमेंट कीजिए और हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं तो उसके आगे देख लेते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। वही सेम चीजें हैं, मतलब ग्रामर पढ़नी है, अनसीन पैसेज पढ़ना है, और उसके जो फेमस राइटर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और उनके वर्क पढ़ने हैं। संस्कृत में भी सेम चीजें हैं कि संस्कृत भाषा, उसका व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, और प्रमुख लेखक और कवियों का सामान्य परिचय, उनकी कृतियां पढ़नी है। खंड खा में आ जाते हैं, इसमें अब आपको डिटेल्ड सारी जानकारियां दी गई हैं कि सामाजिक अध्ययन में आपको इतिहास और भूगोल और सभी चीजें हैं। तो आप देखिए कि इतिहास जानने के स्रोत से लेकर स्वतंत्र भारत तक का आपका यहाँ इतिहास है। ये पीडीएफ में आपको एज इट इज उपलब्ध करा दूंगा, ये आप इसकी चिंता ना करें। बस आप इस चीज पे फोकस रखें कि आपको क्या करना है। जिला प्रशासन, ये आपका ये यहाँ से हो जाएगा, ये आप पॉलिटी समझ लीजिए, राजनीतिक, पॉलिटी का हो गया। और उसके बाद आप ये जो है पूरा भूगोल देख रहे हैं, ये मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको जब इस चीज को बार बार पढ़ें तो आपके दिमाग में, जहन में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये आपका पूरा भूगोल हो गया। और यहाँ से आपका जो है ये हो गया इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उसकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, ये सब आप ईवीएस में काउंट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस। और गणित में आ जाते हैं। गणित में इन्होंने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, वर्गमूल, घनमूल, सब समीकरण, बीजगणित, बीजगणिती, जोड़ घटाना, गुणा भाग, योग समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी, पाई चार्ट, दंड चार्ट, अवर्गिक आंकड़ों का चित्र, और संभावना प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली हिंदी में कई चीजें हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, और ये मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका। साइंस में देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है। साइंस में आपको दैनिक जीवन का विज्ञान है, उस पर फोकस करना है। रेशे वस्त्र और रेशों से वस्त्र तक की प्रक्रिया को समझना है। सजीव, निर्जीव, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र। आप एक काम करिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप साइंस के लिए भी एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए। आप 2 महीने में अब पूरी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसकी समरी आप नोट कर लीजिए कहीं से। एनसीईआरटी की समरी नोट कर लीजिए आप 6 से लेके 8 तक की, ये आपको मिनिमम कर लेना है इतना। और अगर जो बच्चे जिन्हें टाइम मिल जा रहा है वो 12 तक की कर लें। बस इससे बाहर आपका साइंस आना ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके बाहर जो आ जाए। तो आप ये चीज़ें आप लोगों को करनी है, और पूरा ये सिलेबस आप खुद से ही पढ़ लीजिएगा। और जो तथ्य डिस्कस करने वाला है वो मैं डिस्कस करता चलूंगा, आप उसकी चिंता ना करें। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जो प्रधानाध्यापकों का जो एक दूसरी पाली में जो एक टेस्ट होना है, जो एग्जाम होना है, ये उसके लिए जो प्रधानाध्यापक के पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं वो इस सिलेबस को भी एक बार देख लें। हालांकि ये कोई बहुत कठिन सिलेबस नहीं जान पड़ रहा है मुझे। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, महत्व, प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, साज सज्जा, पेयजल, शौचालय। जो विद्यालय में जो शिक्षक हैं
उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है और 5 साल का अनुभव जैसा कि सरकार ने खुद मांगा हुआ है, 5 साल बहुत होते हैं इन सारी चीज़ों को समझने के लिए। एक बार आप बस गूगल कर लीजिएगा ये जो भी टॉपिक है, बस आप टॉपिक लिख कर गूगल कर लेंगे तो आपको एक ब्रीफ कोई भी आर्टिकल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको ढूँढने में या खोजने में दिक्कत हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा वो टॉपिक, हम उस पर वीडियो बना देंगे। इट्स वेरी सिंपल, वी आर डूइंग फॉर यू। ओके, तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन्होंने समय सारणी भी देख कर रखी है। पीएनपी ने काफ़ी कुछ सीखा है यूपीएससी से, यूपीपीसीएस से। ये बहुत अच्छी बात है, इनोवेशन होते रहना चाहिए। 69,000 की भर्ती परीक्षा में आप सभी ने देखा था किस तरीके से 2 साल तक खींचातानी चलती रही। अगर ये डेट शीट पहले से ही बहुत क्लियर होती, स्ट्रिक्ट होती, तो इतनी दिक्कतें नहीं होती बच्चों को। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन आए। तो अब इन्होंने सारी चीज़ें डेट शीट दे दी है, रजिस्ट्रेशन की तिथि दे दी गई है 22 फरवरी से आपको 22 फरवरी से आपको रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर कर लेना, मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, वरना आप लोग खोलते रह जाएंगे और वेबसाइट्स नहीं खुलेंगी। और 8 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो जो लोग बहुत देर से जागते हैं वो जाग जाएं और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 9 तारीख, आवेदन का प्रिंट लेने की तारीख है 10 तारीख। ये 8 मार्च, फिर से याद दिला दूं, 8 मार्च ये लास्ट डेट है। इसका इंतजार ना करें, आप 1 हफ्ते के अंदर अपना फॉर्म भरें और अपनी तैयारी पर ध्यान लगाएं। और ये आप सबके काम की चीज़ें नहीं है, मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूँ जो आपके काम की चीज़ है, और वो है 11 अप्रैल 2021। 11 अप्रैल 2021। जो भी दोस्त, जो भी भाई बंधु, जो भी बहनें परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित करना चाहते हैं, वो इस तारीख को याद कर लें, अपनी मेज के आगे इस तारीख को लिख कर बैठ जाएं और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। क्योंकि आपने 1 दिन की भी देरी की तो आपको पता नहीं चलेगा आप कितने पीछे हो जाएंगे। और इसका टाइम देख लें, 9 बजे से 11:30 बजे तक है, यानी कि टोटल 2.5 घंटे का पेपर है आपका, और 2.5 घंटे में आपको झंडे गाड़ने हैं और सिलेक्शन करके आना है। और इस तरीके से कई सारी चीज़ें इन्होंने दी है कि उत्तरमाला कब आएगी। 16 तारीख तक उत्तरमाला आ जाएगी, 16 अप्रैल तक। फिर उत्तरमाला पे जो भी आपत्ति है वो 20 अप्रैल तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए। विशेषज्ञों की एक समिति होगी जो इसका निराकरण कर देगी। 4 मई तक, 7 मई तक जो है उत्तरमाला अपडेट कर दी जाएगी। और 11 मई को ठीक 1 महीने बाद आपकी मेहनत, जो भी आपकी मेहनत रहेगी, अगर आपने मेहनत की है तो 1 महीने बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। ऑलरेडी मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि ये भर्ती आ गई है। और आप सभी लोग जो हैं वो पढ़ाई शुरू कर दें, और पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ अपने आप को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टिकटॉक क्लासेस पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और आप जिस भी टॉपिक में दिक्कत आपको लग रही है, आप हमें बता सकते हैं। आप बिल्कुल जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। बाय बाय, गुड नाइट।